शुभ प्रभात विद्यार्थियों। आज मैं स्नातक हिंदी के प्रतिष्ठा के कोर 6 की एक नई कविता के एक बहुत अग्रगण्य मूर्धन्य कवि के बारे में आपसे बात करने जा रही हूँ। आपके पाठ्यक्रम में आपने देखा होगा नई कविता आपको पढ़नी है, जिसके विषय में हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में चर्चा की थी। हम लोगों ने इस बात पर चर्चा भी किया था कि नई कविता किसे कहते हैं और नई कविता की क्या पृष्ठभूमि रही है, क्या नई कविता की प्रवृत्तियां रही हैं, क्या उसकी विशेषताएं रही हैं। इस पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा किया था। मुझे उम्मीद है आपने पढ़ा होगा और मैंने उन कविताओं के उन सारे पाठों के सारी कक्षाओं के जो PDF हैं वो मैं धीरे धीरे अपलोड कर रही हूँ और उम्मीद है कि आपको सारे PDF प्राप्त हो रहे होंगे। आज की कक्षा में हम लोग बात करेंगे नई कविता के एक प्रमुख हस्ताक्षर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के विषय में। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के जीवन के बारे में हम जानेंगे, उनके कृतित्व के बारे में जानेंगे, उनके संपूर्ण साहित्यिक परिचय हम लोग प्राप्त करेंगे। हम लोग ये जानेंगे कि उनकी मुख्य रचनाएं कौन कौन सी हैं और उनकी कविता की विशेषताएं क्या क्या रही हैं। तो चलिए आज हम लोग बातें करते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के विषय में। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हिंदी साहित्य के एक बहुत जाने माने अग्रगण्य कवि हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 15 सितंबर 1927 ईस्वी को हुआ था और ये हिंदी कवि और एक साहित्यकार के रूप में हिंदी साहित्य में अमर हैं। जब उन्होंने दिनमान का कार्यभार संभाला था तब समकालीन पत्रकारिता के समक्ष उपस्थित चुनौतियों को उन्होंने समझा था और सामाजिक चेतना जगाने में उन्होंने बहुत अपना योगदान दिया था। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ जीवन था। ये शुरू से ही विद्रोही प्रवृत्ति के एक व्यक्ति रहे थे। अपने विद्यालयी जीवन से ही उन्होंने व्यवस्था के साथ टकराना प्रारंभ कर दिया था और कॉलेज की शिक्षा के दौरान इसी कारण से उन्हें एक बार काफ़ी कड़वा अनुभव हुआ और कॉलेज से उन्हें अपने महाविद्यालय से उन्हें निकलना पड़ा। ऐसे में उन्होंने दूसरी जगह उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और पढ़ाई पूरी करने के साथ साथ वे अपना काम भी करते रहे और इस तरह से उन्होंने आजीविका के साथ साथ अपना आजीविका के कार्य के साथ साथ यानी व्यवसाय करने के साथ साथ अध्ययन का काम भी वो साथ साथ में करते रहे और साथ साथ में रचनाशील भी वो लगातार बने रहे। इनके पिताजी का नाम विश्वेश्वर दयाल था। ये बस्ती के रहने वाले थे और बस्ती में ही इनका जन्म हुआ था। इलाहाबाद से उन्होंने BA किया और सन 1949 ईस्वी में इन्होंने MA की परीक्षा दी। 1949 ईस्वी में प्रयाग में ही उन्हें इस बीच में वो काफ़ी काम टेम्पररी बेसिस पर वो करते रहे थे और लेकिन 1949 ईस्वी में प्रयाग में उन्हें AG ऑफिस में प्रमुख डिस्पैचर के पद पर कार्य मिल गया था। यहाँ पर वो इसी कार्य को करते हुए और इसी पद पर बनते हुए वे बने रहे। उन्होंने 1955 ईस्वी तक वो इसी पद पर बने रहे। तत्पश्चात ऑल इंडिया रेडियो में सहायक संपादक हिंदी समाचार विभाग के पद पर उनकी नियुक्ति हो गई और इसी पद पर वे सहायक संपादक हिंदी समाचार विभाग के पद पर वे दिल्ली में 1960 ईस्वी तक बने रहे। इस बीच में उनका स्थानांतरण भी हुआ। 1960 के बाद वे दिल्ली से लखनऊ रेडियो स्टेशन में चले आए और 1964 में लखनऊ रेडियो स्टेशन की नौकरी के बाद वे कुछ समय भोपाल में भी रेडियो में कार्यरत रहे। सन 1964 ईस्वी में उन्होंने दिनमान पत्रिका का प्रकाशन जब शुरू हुआ तो वे दिनमान पत्रिका के प्रकाशन के साथ ही वरिष्ठ पत्रकार के रूप में आए और उसी समय इनकी बड़ी प्रगाढ़ता हीरानंद सच्चिदानंद वात्सायन अज्ञेय से हुई।
सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय के साथ इनकी हुई और वे उन्हीं के आग्रह पर उन्होंने इस पद से त्यागपत्र दे दिया और वे दिल्ली चले आए और वे दिनमान से जुड़ गए। जो उनका रेडियो स्टेशन में काम था, पद था, उससे त्यागपत्र दे करके वो पत्रकारिता की दुनिया में चले आए और दिनमान पत्र से वे जुड़ गए। 1982 ईस्वी में वे प्रमुख बाल पत्रिका पराग के संपादक बने। इनका बहुत आग्रह था कि हिंदी साहित्य में बाल साहित्य का अभाव है और सकारात्मक बाल साहित्य की बड़ी आवश्यकता हिंदी साहित्य में है। ये आवश्यकता, मेरे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि ये आवश्यकता आज तक बनी हुई है। बाल साहित्य का अभाव हिंदी साहित्य बहुत झेल रहा है शुरू से लेकर अब तक। नवंबर 1982 ईस्वी में पराग का संपादन संभालने के बाद वे मृत्यु पर्यंत पराग से जुड़े रहे। कवि का निधन 23 सितंबर 1983 ईस्वी में दिल्ली में ही उनका निधन हो गया। अब चलिए इनका थोड़ा साहित्यिक परिचय हम लोग प्राप्त करते हैं। समकालीन हिंदी साहित्य एवं पत्रकारिता में जहाँ तक जनता से जुड़े कलमकारों का सवाल है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने अपनी बहुमुखी रचनात्मक प्रतिभा के साथ एक जवाब की तरह खुद को सामने लाते हैं, स्वयं को सामने लाते हैं। चाहे कविता हो या कहानी या नाटक हो या पत्रकारिता, उनकी जन प्रतिबद्धता हर मोर्चे पर एकदम कायम है और कामयाब है। अब देखिए इन्होंने साहित्य के लगभग हर विधाओं में इन्होंने लिखा है। देखते हैं कथा साहित्य में इनकी क्या स्थिति है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना एक कथाकार एवं उपन्यासकार के रूप में हिंदी साहित्य संसार में बहुत समादृत हुए। विश्वविद्यालय जीवन में ही उन्हें उनकी कहानियों के लिए पुरस्कार मिला। अपना लेखक जीवन उन्होंने वस्तुतः एक कथाकार के रूप में प्रारंभ किया। सन 1950 तक वे कहानियाँ लिखते रहे और 3-4 वर्षों के बाद उन्होंने फिर कहानियाँ लिखनी शुरू की। इस समय उनका लघु उपन्यास सोया हुआ जल छपकर आया और फिर उनका उपन्यास उड़े हुए रंग भी मुद्रित हुआ। एक अन्य कथा संग्रह अंधेरे पर अंधेरा की खासी चर्चा हिंदी साहित्य में हुई है। आप देखेंगे, कभी आपको अवसर मिलेगा तो आप ज़रूर उस उपन्यास को पढ़ने की कोशिश करेंगे। काव्य साहित्य में देखें, सक्सेना जी के योगदान को हम लोग काव्य साहित्य में देखते हैं। ये मूलतः एक कवि थे और कविता इनकी में एक अजब खूबसूरती है, एक अजब प्रखरता है। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना एक बेहद संवेदनशील कवि के रूप में उभरते हैं हिंदी साहित्य में और कहानी के बाद वे कविता लेखन के क्षेत्र में 1950 ईस्वी में आते हैं। कम समय में उन्होंने अपने समय के लोगों में जो अपनी खास जगह उन्होंने बनाई और इससे वे हिंदी कविता के प्रमुख हस्ताक्षर बन जाते हैं। 1959 ईस्वी में अगेय के संपादन में प्रकाशित तीसरा तार सप्तक, जिसकी चर्चा मैंने आपको प्रयोगवाद के समय की थी और जिसकी चर्चा मैंने नई कविता के दौरान भी आपको की थी। जो नई कविता की पृष्ठभूमि जब मैं आपको बता रही थी तब भी मैंने आपको इसकी चर्चा की थी। तो चलिए वहीं पर हम लोग फिर चलते हैं। तो 1959 ईस्वी में अगेय के संपादन में प्रकाशित तीसरा सप्तक के कवि के रूप में ये उभरते हैं, पहचाने गए और उनकी कविता संग्रह खूंटियों पर टंगे लोग पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिलता है। सही अर्थों में सर्वेश्वर नई कविता के अधिष्ठाता हैं और अधिष्ठाओं में से एक प्रमुख नाम कहिए कि हैं। सर्वेश्वर के काव्य में नई कविता की शक्ति और सामर्थ्य को एक नई अर्थवत्ता मिलती है। भावनात्मक भावों से हटकर विचारों की ठोस भूमि पर अपनी प्रामाणिकता इन्होंने सिद्ध की है। अपनी जनपरक मानसिक सामाजिक सत्यों को उजागर करने के अनवरत प्रयास, संतुलित संवेदना और अपनी बेलाग किंतु भारतीय लोक परंपरा एवं संस्कृति से सीधे सीधे जुड़ी हुई काव्य भाषा की विशिष्टता के कारण सर्वेश्वर नई कविता के प्रतिनिधि कवि माने गए हैं। सर्वेश्वर ने नाटक, उपन्यास, कहानी के समान पत्रकारिता के क्षेत्र में भी अनेक ऊंचाइयां प्राप्त की हैं, लेकिन उनका कवि रूप सर्वाधिक प्रखर बनकर सामने आता है। सामाजिक परिवर्तन को लगातार ये
आत्मसात करते रहे हैं और नज़रुल इस्लाम की तरह अराजकतावादी स्वर को वे निरंतर पहचाने हैं, उन्होंने निरंतर पहचाना है और उसके खिलाफ उन्होंने लगातार आवाज़ उठाई है। चलिए इनके नाट्य साहित्य को देखते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने एक नाटककार के रूप में अपनी अलग पहचान दर्ज कराई है। उनके नाटकों में सर्वाधिक प्रमुख नाटक जो हुई है वो बकरी हुई है। ये बहुत चर्चित नाटक हुई है विद्यार्थियों, और इसके न जाने कितने मंचन हुए हैं, ढेरों मंचन हुए हैं और आज तक इसके मंचन हो रहे हैं। हर बार नए तेवर में इसका मंचन होता है और नए तरह से नई शैली में इसका मंचन किया जाता है। उनके नाटकों में राजनीतिक विद्रूपताओं एवं यथास्थितिवाद के खिलाफ तीखा व्यंग मिलता है। वे अपने पात्रों के माध्यम से देश की सड़ांध मारती राजनीतिक व्यवस्था पर सीधी चोट करते हैं और इसके अलावा उन्होंने लड़ाई, अब गरीबी हटाओ, कल भात आएगा, हवालात, रूपमती, बाज बहादुर, होरी धूम मचोरी नामक नाटक एवं एकांकी इन्होंने लिखा है। बच्चों के लिए उन्होंने भों भों खों खों तथा लाख की नाक नामक भी नाटक इन्होंने लिखा है। अब देखिए कुछ अन्य बातें इनके बारे में जानना बहुत समीचीन होगा इस समय हम लोगों के लिए। इसके अलावा सर्वेश्वर ने प्रख्यात कवि शमशेर बहादुर सिंह पर केंद्रित शमशेर ग्रंथ का संपादन भी किया है। उन्होंने नेपाली कविताएं शीर्षक से एक काव्य संग्रह का भी संपादन किया है। उन्होंने यात्रा संस्मरण भी लिखे हैं जो कुछ रंग कुछ गंध नाम से छपकर आया है। बच्चों के लिए उन्होंने काफ़ी साहित्य लिखा है। उनके 2 बाल कविता संग्रह बतूता का जूता और महंगू की टाई नाम से छप चुके हैं। विद्यार्थियों, इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको एक बार पुनः याद दिलाना चाहूँगी कि जितनी तथ्यात्मक बातें हैं उन बातों पर आप गौर कीजिएगा और इनसे संबंधित प्रश्न आने की पूरी संभावना है। जैसे मैं एक बार आपको बताती चलूँ कि जैसे क्या क्या बातें हो सकती हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म कब हुआ था, यह एक प्रश्न हो सकता है। उन्होंने किस पत्रिका का संपादन का भार सर्वप्रथम संभाला था, उनका जन्म किस शहर में हुआ था, उन्होंने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने किस रेडियो स्टेशन में काम करना प्रारंभ किया था, उनकी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के मुख्य उपन्यास कौन कौन से हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविताएं किस पत्रिका में, अगेग द्वारा संपादित किस पत्रिका में छपी थी, यह प्रश्न आ सकता है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की किस काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी उन्हें मिला है। इस तरह के प्रश्न आपके समक्ष आ सकते हैं। आपके समक्ष यह भी प्रश्न आएगा कि कौन सी ऐसे नाटक हैं जो उन्होंने बालकों के लिए, बच्चों के लिए उन्होंने लिखा है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कौन सा नाटक, इनमें से कौन सा नाटक सबसे अधिक चर्चित रहा है। अनेक उसमें विकल्प दे दिए जाएंगे, आपको एक विकल्प चुनना है। तो इस तरह के प्रश्न आपके समक्ष आ सकते हैं। अब चलिए हम लोग इनकी रचनाओं पर गौर करते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की सर्वप्रथम हम लोग काव्य रचनाओं को देखेंगे। पहला है तीसरा सप्तक, संपादक अगेर रहे हैं 1959 ईस्वी में। काठ की घंटियाँ 1959 ईस्वी में इनकी छपी हैं। बाँ का फूल 1963 में, एक सूनी नाग 1966 में, गर्म हवाएं 1966 में, कुआनो नदी 1973 ईस्वी में, जंगल का दर्द 1976 ईस्वी में, खूंटियों पर टंगे लोग 1982 ईस्वी में, क्या कहकर पुकारूं, प्रेम कविताएं हैं इनकी, कविताएं 1, कविताएं 2, और फिर कोई मेरे साथ चले, ये इनके खास कविता संग्रह हैं। चलिए कथा साहित्य पर बात करते हैं। पागल कुत्तों का मसीहा इनका लघु उपन्यास है जो 1977 ईस्वी में छपा। सोया हुआ जल लघु उपन्यास है जो 1977 ईस्वी में छपा। उड़े हुए रंग उपन्यास है। यह उपन्यास सूने चौखटे नाम से 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है।
कच्ची सड़क 1978 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अंधेरे पर अंधेरा 1980 ईस्वी में प्रकाशित होता है। अनेक कहानियों का भारतीय तथा यूरोपीय भाषाओं में इन्होंने अनुवाद भी किया है। खास तौर से देखने योग्य बात है कि सोवियत कथा संग्रह 1978 ईस्वी में 7 महत्वपूर्ण कहानियों का इन्होंने रूसी अनुवाद किया है। नाटक में इनकी रचनाओं को देखा जाए तो बकरी नाटक 1974 में, जिसका लगभग सभी भारतीय भाषाओं में अनुवाद और मंचन हुआ है। दूसरा नाटक है लड़ाई, जो 1979 ईस्वी में हुआ है। अब गरीबी हटाओ 1981 में। कल भात आएगा तथा हवालात, ये इनके अन्य नाटक हैं। एकांकी नाटक M.K. रैना के निर्देशन में प्रयोग द्वारा 1979 ईस्वी में मंचित हुआ था। अनेक इनके नाटक और एकांकियाँ। रूपमती, बाज बहादुर तथा होरी धूम मचोरी का मंचन 1976 ईस्वी में हुआ था। चलिए अब इनके कुछ और देख लेते हैं। यात्रा संस्मरण क्या है? कुछ रंग कुछ गंध 1979 ईस्वी में इनका प्रकाशित हुआ था। बाल कविता को देखिए। बतूता का जूता 1971 ईस्वी में, महंगू की टाई 1974 ईस्वी में, बाल नाटक भो भो खो खो 1975 ईस्वी में, लाख की नाक 1979 ईस्वी में। और संपादन जो इन्होंने किया है उसको ध्यान से देखिए। संपादन में इन्होंने शमशेर नाम का एक ग्रंथ, जो शमशेर की कवि शमशेर हैं, उनकी पूरी कविताओं का रचना संग्रह का संपादन इन्होंने किया है। शमशेर मलयज के साथ मिल करके, कवि मलयज के साथ मिल करके, जो साहित्यकार मलयज बहुत ही, वो भी बहुत नामचीन साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं, उनके साथ उन्होंने इसका संपादन किया है। 1971 ईस्वी में रूपांबरा अगे जी के संपादन में 1980 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था, जिसके सहायक संपादक के रूप में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना रहे हैं। अंधेरों का हिसाब का उन्होंने संपादन किया 1981 ईस्वी में। और नेपाली कविताएं का संपादन उन्होंने किया है 1982 ईस्वी में। रक्त बीज का संपादन किया है 1977 ईस्वी में। इस प्रकार विद्यार्थियों, इनका पूरा परिचय आपको प्राप्त हो गया है। मैं आपको PDF दूंगी। उस PDF में ये सारी बातें बड़े विस्तार पूर्वक लिखा हुआ है और इनकी रचनाओं को आप ध्यान से देखिएगा। आपको जिन विशेष बातों पर ध्यान देना है उसमें देखना है कि किन रचनाओं पर इनको पुरस्कार मिला है, इनकी प्रथम रचनाएं कौन सी हैं, इनका जन्म कब हुआ है और ये किस तरह से रचना की दुनिया में, रचना संसार में प्रविष्ट होते हैं और अपना प्रमुख स्थान बनाते हैं। हिंदी साहित्य को इनका क्या मुख्य योगदान है, इसको जानने के लिए इसकी रिकॉर्डिंग, इसका ध्यान रखने के लिए मैंने रचनाओं का पूरी सूची आपके समक्ष दी है। PDF में मैं देने वाली हूँ, उसे आप अवश्य पढ़ लेंगे और उसे आप अवश्य अपने दिमाग में, दिलो दिमाग में रख लेंगे। आपकी परीक्षा बहुत अच्छी होगी। ढेर सारी शुभकामनाएं लीजिए और आज के लिए अलविदा कहती हूँ।